स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी अभियांत्रिकी पदार्थ सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी, ये आपका थोड़ा सा टफ पड़ता है। टफ नहीं पड़ता है, अगर आप समझेंगे नहीं तब आपके लिए टफ है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए कि इसमें समझने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ का डिफिनीशन है जिसको आप समझ लेंगे आसानी से, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप के, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने शायद 12th में इसको पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले बात आती है क्रिस्टलोग्राफी आखिर होता क्या है। आपको मालूम होगा कि सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस होते हैं, तो अति सूक्ष्म कणों के संयोजन से बनते हैं। जितने भी पदार्थ हो गए, ठोस, द्रव तथा गैस, अति सूक्ष्म कणों के संयोजन से बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है क्रिस्टलोग्राफी कि आखिर क्रिस्टलोग्राफी होती क्या है। तो देखिए, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है। आपको मालूम है कि हर एक चीज़ होती है जिसका, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी, मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजी में ही समझ लीजिए, मतलब कहीं भी समझ लीजिए कि कोई वहाँ पे कोई बॉडी है, तो उसके बारे में, बॉडी के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको, उसका कुछ नाम होता है, उसकी एक कोई शाखा होती है, मरी हुई बॉडी हो या फिर जो भी बॉडी हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठोसों से मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, आपको जो द्रव और गैस होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। जो आपका क्रिस्टलोग्राफी चैप्टर है, इसमें द्रव और गैस से कोई मतलब नहीं है। आपके जितने ठोस, यानी कहिए एक प्रकार से ठोस पदार्थ, या फिर जो धातुएं होती है, अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं, तो जितनी धातुएं होती हैं उन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है कि उनकी संरचना कैसी है। ठीक है, उनकी संरचना कैसी है, जैसे उसके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना, कोई ठोस है तो किन किन अणुओं से मिलकर बना है, उसके अणु की आकृति क्या है, उसके अणु या परमाणु की आकृति क्या है, वो पदार्थ कैसा है, इसी के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। अब इसमें बात आती है दो चीज़ें क्रिस्टोग्राफी में, क्रिस्टलीन ठोस और नॉन क्रिस्टलीन ठोस। देखिए, क्रिस्टलीन ठोस क्या होता है, सबसे ज़रूरी है। अगर आप शुरू की बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो आगे आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो क्रिस्टलीन ठोस आखिर होता क्या है, आपको मालूम होगा कि हर एक चीज़ का एक सही रूटीन होना चाहिए। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो सुबह उठते होंगे, ब्रश करते होंगे, मतलब अदरवाइज काफ़ी अपने रूटीन के साथ चलते होंगे, उसके बाद से नाश्ता, खाना पीना जो भी हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे 9 बजे 10 बजे उठते होंगे, डायरेक्ट खाना खाते होंगे या फिर कॉलेज चले जाते होंगे, ऐसे उनका रूटीन सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलीन ठोस से मतलब क्या है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। क्रिस्टलीन ठोस से मतलब क्या है, वे ठोस या पदार्थ जिसमें परमाणु या अणु एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का आपका ठोस है। ठीक है, ये समझिए एक प्रकार का आपका कोई ठोस है, बस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो एक प्रकार का ठोस है, तो इसमें जो अणु या परमाणु होंगे, मान लीजिए कि इसमें अणु जो है ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं अणु। ये देखिए, अणु जो परमाणु होते हैं इसको तो माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें बताई जाती है कि आप समझें। ठीक है, तो इसकी पुनरावृत्ति ये क्या कह रहा है, इसमें जितने अणु परमाणु होंगे वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, एक निश्चित क्रम में, निश्चित दूरी में, ठीक है, व्यवस्थित होंगे और इनका पुनरावृत्ति बार बार वैसे ही होगी। अब देखिए, यहीं पे एक और पदार्थ देख लीजिए, इसको कहेंगे नॉन क्रिस्टलिन में। देख लीजिए, तो नॉन क्रिस्टलिन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पदार्थ है कोई, ठीक है, ठोस ही समझिए या फिर अदरवाइज। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका आकार यहाँ है, यहाँ पे इसका आकार ऐसे है, यहाँ पे इसका आकार ऐसे है, यहाँ पे इसका आकार ऐसे है। मतलब इसमें कोई इसका निश्चित क्रम नहीं होता है, ना इसकी निश्चित संरचना होती है। इसके अंदर के अणु और परमाणुओं की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। जहाँ कि क्रिस्टलीन ठोस में उसकी जो संरचना होती है, उसके अणु और परमाणुओं की, वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप, आपने लकड़ी देखा होगा, तो दो लकड़ी को लीजिए, एक लकड़ी को आरी से काटिए, बस आप एग्जाम्पल की दृष्टि से समझिएगा। ठीक है, एक लकड़ी को आप आरी से काटिए और एक लकड़ी को आप किसी तरीके से मशीन से या फिर कैसे भी तोड़ दीजिए, थोड़ी पतली लकड़ी को तोड़ दीजिए। तो देखेंगे जो आरी से पोर्शन कटा होगा उसका काफ़ी, मतलब जो वो होगा वो चिकना आया होगा, जो कटा होगा वो चिकना आया होगा, और जो तोड़े होंगे वो खुरदुरा आया होगा। तो जो तोड़े होंगे उसके क्या है, उसके अणु परमाणु कहीं बाहर होंगे, कहीं अंदर होंगे, मतलब वो निश्चित क्रम में नहीं होंगे, इधर उधर होंगे। बस समझने के लिए आप समझिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन क्रिस्टलिन हो जाएगा। और क्रिस्टलिन में जो आपने आरी से काटा उसका पोर्शन देखेंगे तो एकदम मुलायम होगा, लगेगा कि हाँ सब चीज़ व्यवस्थित में है, एकदम एक क्रम में है, तो वो आपका क्रिस्टलिन ठोस। बस समझने के लिए, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो वे ठोस या पदार्थ जिसमें परमाणु या अणु एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं क्रिस्टलीन ठोस कहलाते हैं। अर्थात जो ठोस क्रिस्टलीन होते हैं उनमें परमाणुओं की एक नियमित पुनरावृत्ति होती है। मतलब जो ठोस
क्रिस्टलीन होंगे उनमें जो परमाणु या फिर अणु होंगे जिससे पदार्थ मिलकर बनता है, तो वो एक नियमित पुनरावृत्ति में होते हैं, मतलब नियमित क्रम में होते हैं। नियमित क्रम से क्या मतलब है, उनकी दूरी निश्चित होगी, ठीक है, उनका आकार निश्चित होगा कि हाँ ऐसे व्यवस्थित रहना है। और जो नॉन क्रिस्टलीन होंगे उसमें इधर उधर कैसे भी कुछ फिट हो गया होगा। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम इसके बाद से। अगर आपको इसका डिफिनीशन भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अभी मैं डिफिनीशन इसका बता दूंगा आपको, ठीक है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें लाइन लगती होगी बच्चों और बच्चियों की अलग अलग। तो चलिए बच्चे की लाइन को हम ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों की कई लाइनें लगती होंगी, 10-5 जो भी लगती है आपके कॉलेज में, तो हम 2 लाइन को उसमें से ले लेते हैं। तो क्या होता है कई जगह कि मान लीजिए कि आपने 2 लाइन लगाए, तो एक लाइन क्या लगी, आपने लाइन लगाई, मान लीजिए 2 लाइन में पहली लाइन को हम लेते हैं, पहली लाइन क्या है हमने लगाई, ठीक है। तो उसके बाद पहला बच्चा खड़ा हुआ, उसके बाद से एक हाथ की दूरी ली, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, फिर एक हाथ की दूरी ली, तीसरा बच्चा, ऐसे ऐसे करते हुए लाइन में सभी बच्चे खड़े हो गए एकदम सीरियल क्रम में, ठीक है। जो दूसरी लाइन है उसमें क्या है, एक बच्चा पहला खड़ा हुआ, दूसरा बच्चा एक हाथ की दूरी नहीं लिया, आगे ही थोड़ा खड़ा हो गया, तीसरा बच्चा 2 हाथ की दूरी ले लिया, चौथा बच्चा इंडिया में खड़ा है, तो पांचवा बच्चा जापान में खड़ा है। इंडिया जापान से क्या मतलब है कि टेढ़े मेढ़े खड़ा है, थोड़ा इधर खड़ा है, थोड़ा लेफ्ट खड़ा है, थोड़ा राइट खड़ा है, मतलब इधर उधर दोनों खड़े हैं। तो ये क्या होगा, जो आपकी पहली लाइन हो गई उसमें तो व्यवस्थित क्रम में सब खड़े हैं, एक हाथ की दूरी लेके एकदम सीधी लाइन में। तो इस प्रकार बस एग्जाम्पल की दृष्टि से समझिए कि इसमें आपके क्या है, जो आपकी आकार मतलब जो सब बच्चे हैं तो आकार और जो आपकी दूरी है वो सब मतलब सेम है, सब सही तरीके से चल रही है। तो ये आपका मतलब समझिए बस एग्जाम्पल की दृष्टि से, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा। अगर ये बच्चे मान लीजिए कि एक प्रकार के ठोस है, मतलब बस एग्जाम्पल की दृष्टि से समझिए आप, बच्चे एक प्रकार के ठोस है तो इनकी लाइन जो है एकदम सीधी है, एक हाथ की दूरी पे खड़े हैं, सब चीज़ इसमें व्यवस्थित क्रम में चल रहा है पीछे तक। तो ये आपके क्रिस्टल में आ जाएंगे। और नॉन क्रिस्टल में क्या आ जाएंगे, दूसरी लाइन जो है उसमें ना बच्चे एक हाथ की दूरी लिए हैं, इधर उधर इंडिया जापान चाइना, मतलब इंडिया जापान चाइना से मतलब है कि इधर उधर खड़े हैं, इधर उधर ना लाइन सीधी है, ना एक हाथ की दूरी लिए हैं, कोई 2 हाथ की दूरी ले लिया है, तो वो आपका नॉन क्रिस्टलिन में आ जाएगा। आशा करता हूँ इसके बाद आपको क्रिस्टलिन और नॉन क्रिस्टलिन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिस्टलिन दिया है, क्रिस्टलिन ठोस, तो क्रिस्टलिन ठोस से मतलब है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब कि क्रिस्टलिन पदार्थ से क्या समझते हैं आप, क्रिस्टलिन धातु से क्या समझते हैं, तो वही मतलब हुआ, ठीक है। क्रिस्टलिन ठोस कहिए या फिर क्रिस्टलिन पदार्थ कहिए या फिर क्रिस्टलिन धातु कहिए, ये वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे ही है, नॉन क्रिस्टलिन ठोस कहिए, नॉन क्रिस्टलिन पदार्थ कहिए, नॉन क्रिस्टलिन धातु कहिए। तो चलिए इसके डिफिनीशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। देखिए हर एक चीज़ की पढ़ने की एक शाखा होती है विज्ञान में, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिस्टलोग्राफी है, तो क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये आप लिख देते हैं कि ठोसों की ज्यामितीय संरचना का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठोसों की ज्यामितीय संरचना का अध्ययन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि लास्ट में आप शायद भूल जाते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया क्रिस्टलोग्राफी, उसके बाद से क्या आता है, क्रिस्टलीन ठोस। चलिए इसके भी हम डिफिनेशन देख लेते हैं और कुछ खास एग्जाम्पल भी देख लेंगे, क्रिस्टलीन ठोस के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, सॉरी थोड़ा सा ऐसे कर ले, हाँ। अब देखिए यहाँ पे बात आती है क्रिस्टलीन ठोस की, तो वे ठोस या पदार्थ जिसमें परमाणु या अणु एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। इनकी पुनरावृत्ति बार बार से क्या मतलब है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पहली लाइन में ये कोई आपका ठोस हो गया, इसके अणु जो है पहली लाइन में ऐसे खड़े हैं, तो दूसरी लाइन में भी एकदम सेम ऐसे खड़े रहेंगे, निश्चित दूरी में और निश्चित आकार में रहेंगे, ठीक है। जो भी आकार है, गोलाकार आकार है, उसी आकार पर रहेंगे। वही अगर नॉन क्रिस्टलिन की बात करें तो मान लीजिए कि कोई गोला ही है, ठीक है, ये नॉन क्रिस्टलिन के लिए है, तो एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ कोई निश्चित क्रम नहीं होगा ठोस में, ठीक है। तो ये आपका नॉन क्रिस्टलिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वे ठोस या पदार्थ जिसमें परमाणु या अणु एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, क्रिस्टलीन ठोस कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं, जो ठोस क्रिस्टलीन होते हैं उनमें परमाणुओं की एक नियमित पुनरावृत्ति होती है, मतलब जो परमाणु या अणु होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, बर्फ, आपने बर्फ को देखा होगा, तोड़ा होगा तो उसको काफ़ी मुलायम लगेगा। आप बस इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो क्रिस्टलीन होंगी वो थोड़ी मुलायम टाइप के होंगे, ठीक है। बस इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मुलायम टाइप के होंगे वो क्रिस्टलीन में होंगे, और जो मुलायम नहीं, खुरदुरे जिसको कहते हैं, खुरदुरापन, वो खुरदुरे में होंगे, वो नॉन क्रिस्टलीन में। जैसे ग्रेफाइट देखा होगा आपने पेंसिल तो देखी होगी, पेंसिल जिससे बनती है, ठीक है, वही आपका ग्रेफाइट होता है। उसको आप तोड़ के देखिए ऐसे भी देख सकते हैं कितना वो मुलायम होता है, ठीक है। फिर हीरा देखिए, ग्रेफाइट के द्वारा मतलब कार्बन का अप्रूव है हीरा, ये भी आपका एकदम मुलायम होता है। तो ये सब आपके क्रिस्टलीन ठोस में आ जाते हैं।
अब देख लेते हैं थोड़ा नॉन क्रिस्टलिन का डिफिनीशन। नॉन क्रिस्टलिन भी देख ले, उसके बाद से हम आगे की मतलब नेक्स्ट बेसिक टॉपिक्स पे लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉन क्रिस्टलिन या आकृति विहीन ठोस। देखिए नॉन क्रिस्टलिन का मतलब ही होता है, इसको कहते भी हैं आकृति विहीन ठोस, ठीक है। नॉन क्रिस्टलिन और एमॉर्फस सॉलिड्स, ये देखिए इसका नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। वे ठोस या पदार्थ जिसमें परमाणु या अथवा अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं नॉन क्रिस्टलिन ठोस कहलाते हैं। अर्थात वे ठोस जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती तथा इस प्रकार के ठोस क्रिस्टल पर बल लगाने से इनकी ज्यामिति में परिवर्तन हो जाता है, नॉन क्रिस्टलिन ठोस कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर आदि। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ रही है कि इस प्रकार के ठोस क्रिस्टल पर बल लगाने से इनकी ज्यामिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या है, आपका कोई प्लास्टिक देखे होंगे आप, प्लास्टिक पे आप बल लगा के, जैसे उसको आप पॉलीथीन ले लीजिए, उसको आप तान सकते हैं, उसके आकार में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिक हो गया। रबर भी इसी प्रकार होता है। अगर इसी प्रकार अगर हम क्रिस्टलिन ठोस में चलें तो उसमें जो आकार, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हीरा हो गया, उसको आप उसके बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर उसके आकार आकृति में, उसके परमाणुओं की संरचना में चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ, भले आप उसको काट सकते हैं लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ या फिर दबा के या फिर इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, कोई बल नहीं लगा सकते, उस पर कोई बल काम नहीं करेगा। मतलब बल तो काम करेगा लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो उसके परमाणु और अणु होंगे वो व्यवस्थित क्रम में ही रहेंगे। आप भले उसको काट दें या फिर कुछ, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के ठोस क्रिस्टल पर बल लगाने से इनकी ज्यामिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब इनकी जो अणु परमाणु की संरचना होगी अंदर की, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पॉलिथीन को आप खींच दिए ज़्यादा, ठीक है, तो वो फैल जाता है। फिर रबड़ को भी आप इसी प्रकार से खींच सकते हैं। अब देखिए इसके बाद से हम इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसके इसकी जो अंदर की चीज़ आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ठोस हो गया, उसके अंदर की जो अणु और परमाणु होते हैं उनकी संरचना के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे एकांक कोशिका, क्रिस्टलीय दोष, शाटकीय दोष, फ्रैंकली दोष, ये तो आगे की चीज़ें, अभी इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें आती है, वो हमें पढ़नी है और वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका। इसी चैप्टर से भी 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन एराइज होते हैं और इस चैप्टर से आपके 1-2 डिफिनीशन, जैसे डिफिनीशन नहीं कहिए, मतलब पहले की चीज़ें हैं। जैसे आपको अणु परमाणु आना चाहिए। अणु क्या होते हैं, एक सीमित संख्या में एक दूसरे से बंधे हुए परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। मतलब ये डिफिनीशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इस चैप्टर में आप अगर बुक खोलेंगे तो अणु की मतलब अणु और परमाणु ये सब सारी चीज़ें आपको दी होंगी, इसलिए कि जो आपके अणु परमाणु होते हैं उसी से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में दी होंगी। आप उसको देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, मैं एडवांस लेवल की चीज़ें, और ये आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बस आप क्रिस्टल ठोस और नॉन क्रिस्टल ठोस समझ लीजिए। इसके बाद से इसके आगे की टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसे आपके एकांक कोशिका हो गई, ठीक है, शाटकी फ्रैंकले दोष हो गए, एफसीसी आती है, एससीपी आती है, इसको सबको हम अब डिटेल में क्लियर करेंगे आगे। अब देखिए बात आती है एकांक कोष्टिका, जिसे एकक कोष्टिका भी कहते हैं। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। वहाँ पे समझ नहीं पाते, इसलिए कि कॉपी पे फिगर बनाना इसका काफ़ी जटिल पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यहाँ हम चले आए हैं, यहाँ से आप समझेंगे एकांक कोष्टिका क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर से इसकी पद्धति, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए एकांक कोष्टिका कहते किसे हैं, किसी क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक अभी हम आपको बताएंगे, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाते हैं। अर्थात एकक कोशिका किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग होता है। यह हम कह सकते हैं एकक कोशिका किसी ठोस की आधारभूत और सबसे छोटा आयतन घेरने वाली संरचना है। अब देखिए यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को आ गया, तो फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि जितने अणु या फिर मतलब पदार्थ होते हैं वो आपके जो मतलब अणु या परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो जो अणु या परमाणु हैं, यहाँ पे जो आपको घन टाइप का दिख रहा होगा, एक बड़ा सा घन, अभी पूरे को लीजिए आप, एक बड़ा सा घन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो अणु और परमाणु होते हैं वो क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो जिसमें इसमें सॉरी, यहाँ पे इसमें जितने भी अणु और परमाणु हैं, यहाँ पे छोटे छोटे आपके ब्लू कलर में दिखाए हैं। तो ये छोटे नहीं होते हैं, ये आपको घन केवल बनाया जाता है समझाने के लिए। आपको मालूम है कि जितने अणु और परमाणु होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, एकदम आपस में चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ से आप समझेंगे, जैसे कि यहाँ से आपको घन दिख रहा है, एक बड़ा सा घन दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारे घन हैं, मतलब काफ़ी सारे खाने हैं। तो यहाँ पे एकक कोशिका का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सीधे समझिए कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बस आपको यही समझना है कि वह छोटा से छोटा भाग, जैसे कि आपने अभी घन देखा जिसमें काफ़ी सारे घन थे, यहाँ पे आप समझिए ऐसे समझिए कि काफ़ी सारे घन है इसमें, ठीक है, काफ़ी सारे घन है। तो ये कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण
निर्माण होता है। मतलब एक घन से ये एक घन है, ठीक है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो जो एक घन है वही आपका क्या होगा, एकक कोशिका होगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब वह छोटा से छोटा भाग, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारे घन थे, तो एक घन है, इसी प्रकार के सभी घन हैं, सभी घन इसी प्रकार से जुड़े हैं। तो वह छोटा से छोटा भाग मतलब जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा क्या, सब तो आकार में सेम है, लेकिन जब सबसे छोटा का मतलब है जो एक है, जो मान लिया कि इसमें तो काफ़ी सारे, जैसे मान लिया कि ऐसे बना है, कुछ भी ऐसे बना है, तो काफ़ी सारे इसमें सेम ऐसे ही हैं, तो जो आपका एक होगा वही आपका क्या होगा, एकक कोशिका मतलब इकाई कोशिका। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, काफ़ी सारे मतलब एक बड़ा सा घन है, उसमें घन के अंदर घन टाइप के काफ़ी सारे आपको खाने दिख रहे होंगे। तो जो आपका एक खाना है, यहाँ पे एक खाना आपको दिख रहा है ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम, एकक कोशिका इसमें कहेंगे, ठीक है, एकक कोशिका। फिर आती है कि द्विजालक और जालक बिंदु। जैसे एकक कोशिका त्रिविमीय पैटर्न में पुनरावृत्ति से संपूर्ण ठोस की संरचना होती है। अतः देखिए एकक या फिर द्विजालक कहिए, एकक, सॉरी इसको पहले कट कर दें हम। अब देखिए यहाँ पे दिया है एकक कोशिका, तो आप समझ गए कि हाँ एक ही खाना जैसे जो पुनरावृत्ति होती है बार बार। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घन है, टोटल घन था, तो घन क्या है, जैसे ये बड़ा घन है और इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होगा घन, मतलब अगर उसकी संरचना बनाए तो एक बड़ा घन है, उसका जो छोटा पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, एकक कोशिका। अब इसमें आती है एक जालक बिंदु और द्विक जालक। जो आपका जाल बना है वही आपका द्विक जालक, यहाँ पे आपको जाल दिख रहा होगा इस प्रकार का। और जितने ये बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु आपको दिख रहे हैं परमाणु के, ये आपके द्विक जालक कहलाते हैं, मतलब सॉरी जालक बिंदु कहलाते हैं। मतलब ये जो जितने भी बिंदु हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। अब देखिए इतना बड़ा आपको केवल जो घन बनाया गया है ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। अगर घन नहीं बनाया जाता तो आप नहीं समझ पाते। ऐसे बेसिक तरीके से समझिए, ये आपका एक घन है, समझिए ये आपका एक घन है, तो आपका घन केवल समझाने के लिए बनाया जाता है। घन में जैसे जो परमाणु होंगे, यहाँ पे एक परमाणु ऐसे है, तो आपको मालूम होगा जो भी अणु और परमाणु व्यवस्थित रहते हैं वो एकदम आपस में पास में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। उसको आप बाह्य बल, जैसे मान लीजिए कि लोहा ले लीजिए, उसके अगर परमाणु को देखें, आप इमेजिन कीजिए, आप लोहा ले लीजिए, उसके परमाणु को अगर आप इमेजिन करें या फिर माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसको अपने आप बाह्य बल जैसे हाथ से दबा के कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आपको काफ़ी दूरी दिख रही होगी, तो ये दूरी होती नहीं है, बेसिकली ये आपको समझाने के लिए बस इतना बनाया जाता है। ऐसे होती है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी प्रकार यहाँ पे अगर घन बना दिया जाए, यहाँ पे चलिए एक घन बना दें हम, यहाँ पे ये एक प्रकार का आपका घन बन गया, ठीक है। अगर ये घन बन गया तो इसका जो पोर्शन होता है, मान लीजिए कि ये तो बॉक्स है, ये आपका एक घन दिख रहा है, इधर भी तो कोई घन होगा, इधर भी कोई घन होगा, ऊपर भी कोई घन होगा, ठीक है, चारों ओर कोई घन होगा। तो जो आपका एक अणु होता है, एक परमाणु होता है, वो एक घन का क्या 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट घेरता है। मतलब एक जो आपका परमाणु है, परमाणु जैसे वृत्त नहीं होता है, इसको आप फुटबॉल कहिए, फुटबॉल टाइप का, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका होता है 1/3 पार्ट, एक जैसे यहाँ पे आपका एक घन हो गया है, तो ये केवल 1/8 पार्ट, सॉरी 1/3 मैंने कर दिया शायद, 1/8 पार्ट ही इसका घेरता है। मतलब 8वां भाग इसका केवल घेरता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई घन है, ठीक है, कोई ऊपर घन है। अब यहाँ पे इमेजिन करिए, अभी मैं फिगर के माध्यम से बताता हूँ, यहाँ से आपको समझ में शायद ना आ रहा हो, इसलिए कि यहाँ पे फिगर जो है इसका काफ़ी जटिल पड़ता है, ठीक है। तो एकक कोशिका के पहले आप डिफिनीशन देख लेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यहाँ पे बस इतना ही आप जान जाएं कि हाँ इसकी पुनरावृत्ति से, जैसे एक घन है तो इसकी पुनरावृत्ति से सभी क्रिस्टल का निर्माण हुआ है इसी प्रकार के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एकक कोशिका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए एकक कोशिका के बाद क्या है, एकक कोशिका देखिए इस सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए कोई पैरामीटर होता है। जैसे एकक कोशिका हो गई, ठीक है, ये काफ़ी सारे घन हो गए, तो एकक कोशिका हो गई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी, सॉरी देखिए इसको मिटा ले पहले। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको फिगर, अब यहाँ पे जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा पेंट काम नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका एकक कोशिका आपको दिख रही है यहाँ पे, तो इस पोर्शन को अगर आप देखें यहाँ पे देखिए या फिर यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे तो इसकी कुछ ना कुछ ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई, कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, जिसे हम ABCD कहते हैं। मतलब इसका कुछ परिमाप होता है, कुछ पैरामीटर होता है। तो वही नीचे हमें वही पढ़ना है पैरामीटर के बारे में। देखिए किसी भी एकक कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। एकक कोशिका के इन पैरामीटर को उसके अभिलाषिक गुण भी कहा जाता है। ये पैरामीटर एकक कोशिका के किनारों की लंबाई और कोशिका के किनारों के मध्य बने कोण होते हैं। मतलब जो पैरामीटर होते हैं, जब भी मैंने आपको बताया कि एक घन है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होंगी, तो इसकी दूरी हो जाती है ABC, और इसका कोण क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, यही आपको नीचे देखना है। तो एकक कोशिका के किनारों की लंबाई को अक्षीय दूरी कहते हैं और किनारों के बने मध्य कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, एकक कोशिका के किनारों की लंबाई को अक्षीय दूरी कहते हैं और किनारों के बने मध्य कोण को क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहते हैं।
यहाँ पे साफ-साफ दिया है, यहाँ पे देखिए कि एकक कोष्ठिका के 3 किनारे होते हैं जिन्हें अक्षीय दूरी कहते हैं और इन्हें ए, बी, सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। या किनारों के ये किनारे एक दूसरे के लंब होते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा ये एक प्रकार के घन है, तो घन में भाई आपकी सॉरी दूरी भी होगी, या फिर हाइट भी होगी, मतलब कहिए कि लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसे ए बी सी द्वारा तीनों को व्यक्त करते हैं और ये मतलब सबके लंबवत होते हैं, जैसे ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है, ए बी सी के लंबवत है, मतलब सब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एकक कोशिका के किनारे अर्थात अक्षय के मध्य बने कोणों को अक्षीय कोण कहते हैं, जिन्हें अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखिए, फिगर में दिख रहा होगा आपको ये 3 कोण है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो आपका अल्फा, ये जो आपका कोण होगा वो अल्फा है, ठीक है, ये बीटा है और ये गामा है, 3 कोण हो गए। और इनकी जो यहाँ पे इसको मिटा दे, ये जो आपका सरफेस दिख रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई देखिए, लंबाई ये आपकी कहा गई बी हो गई, ठीक है, चौड़ाई ए हो गई, ऊंचाई सी हो गई। इस प्रकार से तीनों को व्यक्त किया जाता है। ये पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, मतलब जो एकक कोशिका होती है इसकी पैरामीटर होता है, मतलब इसका कैसे माप लिया जाएगा, क्या किया जाएगा। अब देखिए ये जो बड़ा, अगर आपका जो क्यूब चाहे घन चाहे घन आप जो भी बना रहा हो, ये आपका इस प्रकार होता नहीं है। ये आप परमाणु को मतलब अणुओं को समझाने के लिए होता है, परमाणुओं को समझाने के लिए होता है। समझिए आपका ये आपका घन नहीं है, मतलब घन ही है समझिए, लेकिन इसमें जो परमाणु व्यवस्थित रहेंगे इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे, ये इस प्रकार। और देखिए यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे आपका जो ये घन है वो आपका जो ये घन है, अगर ये फुटबॉल की तरह है तो ये आपका 1/8 पार्ट ही आपका घेरेगा इसमें, ठीक है। इधर भी कोई मान लीजिए घन होगा, ठीक है, ऊपर भी कोई घन होगा, इस साइड में ये आपका जो मतलब मैं धीरे से वीडियो चल रही है आपका इस पोर्शन पे, इधर भी कोई घन होगा, तो चारों ओर घन होंगे तो वो आपका बस 1/8 पार्ट ही घेरता है। यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें, अभी आगे शायद फिगर आएगा, मैं फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए इसकी परिभाषाएं जो है, एकक कोशिका और द्वितीयक जालक ये क्या होते हैं। फिर नीचे के चले एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। देखिए एकक कोशिका आपको मालूम चल गई कि एकक कोशिका क्या होते हैं। अब इसके प्रकार, एकक कोशिका आप क्लियर हो गए होंगे। अब इसके प्रकार, कितने होते हैं, इन्हें इसको कितने प्रकार में, 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल और केंद्रित एकक कोशिका। तो देखिए आद्य एकक कोशिका होता है, ये तो काफ़ी आपका इजी पड़ता है, सॉरी हाँ, इसमें भी पार्ट होते हैं। जो आपका आद्य एकक कोशिका होता है ये तो आपका इजी होता है, लेकिन जो केंद्रीय एकक कोशिका होता है इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आद्य एकक कोशिका को देखेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल को देखेंगे। वह एकक कोशिका या इकाई सेल जिसमें अवयवी कण जालक बिंदु कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देखिए। अब देखिए ये आपका थोड़ा सा बड़ा, मतलब बड़ा सा मतलब है, ये आपको घन केवल, मैं बार बार कह रहा हूँ, घन केवल आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। अगर आप सपोज करें, यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखिए, वह एकक कोशिका या इकाई सेल जिसमें अवयवी कण या जालक बिंदु, जो आपके जालक बिंदु क्या होते हैं, जो आपके अणु परमाणु होते हैं, कोनों में केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके जितने परमाणु हैं, ये आप सपोज करेंगे कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, हर एक जगह पे ऐसे हैं। ये आपका आपस में टच मतलब आपस में इनका गैप तो होता नहीं, आपको मालूम है अणु और परमाणु काफ़ी सघन तरीके से एकदम घन मतलब आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे होते हैं। अगर इस पोर्शन को आप लें, इस पोर्शन को केवल, ये आपका जो घन दिख रहा है, तो अगर वृत्त की त्रिज्या r मानी जाए तो ये क्या होगी, ये आपकी जो दूरी होगी ये 2r होगी, 2r के बराबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये दूरी आपको a मानी जाती है, ये आपकी b मानी जाती है, तो दोनों लगभग घन है, तो दोनों सेम, दोनों को हम a और b इक्वल टू कर सकते हैं, दोनों को a भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दूरी a मानी गई, ये आपकी दूरी a मानी गई। और ये जो आप अगर बीच से काट दें, अगर बीच से काटें यहाँ पे, तो ये आपका एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका, चलिए फिगर थोड़ा मिटा दें, अगर बीच से इसको हम काट दें, यहाँ पे बीच से इसको काटें, तो जो आपका एक अणु रहेगा यहाँ पे रहेगा, एक अणु रहेगा यहाँ पे रहेगा और एक अणु यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये यहाँ पे गैप नहीं होता है, सॉरी मतलब बनाने में दिक्कत होगी। यहाँ पे अणु आपको घन केवल समझाने के लिए बनाया था, तो ये दूरी आपकी r हो गई इतनी, और ये आपकी r हो गई, तो ये आपकी 2r हो जाती है, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे फिगर के माध्यम से क्लियर करता हूँ। अब देखिए पहले केंद्रीय एकक कोशिका देख लेते हैं। चलिए इसको मैं पहले फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है। फिगर के माध्यम से जो आपका क्या है, ये आद्य एकक कोशिका है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं। अगर क्लियर हो जाएंगे आप तो आसानी होगी आगे समझने में। चलिए ये आपका फिगर आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। सादा घन संरचना है जिसके कोनों पर ही केवल परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा, थोड़ा भी गैप नहीं होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे गोलाकार टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे जो पोर्शन आपका छपा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऊपर जो घन होगा, जो ऊपर होगा उसमें चला जाता है। ये भी आपका जो इस साइड में घन होगा इसमें चला जाता है, ये भी इस साइड में, बस बचता है इसके अंदर का थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर इसमें 1 2 3 4 8 कोने होते हैं, ठीक है, इसमें 8 कोने
कोने होते हैं, तो 8 कोनों में अगर पूछ दे आपसे कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, एक घन के एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो 8 हो गया, 8 कोने होते हैं। और कितना होता है, एक परमाणु क्या होता है, 1/8वां भाग घेरता है, ठीक है। ये एक परमाणु जो है यहाँ पे एक कोने पे एक परमाणु दिख रहा है आपको, ये 1/8वां भाग ही घेरता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक सादा घन में, सादा घन सरल संरचना में कहेगा कि परमाणु की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछ देता है, तो आप क्या कहेंगे 1 होती है। केवल इसमें एक ही परमाणु, ये पूरा दिख रहा है ना आपके कि 8 परमाणु इसमें है, तो ये 1/8वें भाग ही घेरते हैं। परमाणु कोण कितने हैं, 8 हैं, और परमाणु 1/8वें भाग घेरते हैं, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, एटम्स कितने हो जाएंगे 1, तो इसमें केवल एटम्स 1 होंगे। इसी प्रकार से ये तो हो गया कि सादा घन संरचना जो आंतरिक केंद्रित मतलब कहते हैं, आत्यंत केंद्रित कहते हैं, जो आपने अभी देखा। चलिए वहाँ पे चलते हैं हम, पहले वहाँ से चलिए देखें हम। इसको क्या कहते हैं, आद्य एकक कोशिका, मतलब यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। वो आपने फिगर देखा होगा, ये आपका जो फिगर है, ये थोड़ा इसमें जो परमाणु अणु है, मतलब ये छोटे छोटे बनाए गए हैं, ठीक है, एकक कोशिका के। उसमें बड़े बड़े ऐसे होते हैं, ये एक हो गया यहाँ पे, और एक हो गया यहाँ पे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस समझने की जरूरत है, 1/8वें भाग ही इसको घेरते हैं। अब आगे के टॉपिक पर चलते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, केंद्रित एकक कोशिका। देखिए केंद्रित एकक कोशिका में जब किसी इकाई सेल या एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, इसे एकक मतलब इन्हें केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे इसी फिगर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फिगर है, तो इस फिगर में हो सकता है कि एक बीच में उपस्थित हो कोई, तो बीच में जब उपस्थित होगा, अगर बीच के, अगर घन के बीच में मान लीजिए कि कोई उपस्थित है, तो ये तो किसी से शेयर करेगा नहीं अपना पार्ट, ये तो इसके बीच में उपस्थित है, तो ये अकेले एक गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कोने पे हैं, जितने भी कोने पे हैं, ये आपस से अगर इधर भी एक घन बना दिया जाए तो ये इसमें शेयर करेगा, फिर आगे भी एक घन बना दिया जाए तो इसमें भी शेयर करेगा, फिर ऊपर भी एक घन बना दिया जाए तो इसमें भी शेयर करेगा, फिर पीछे भी एक घन बना दिया जाए, मतलब जितनी और घन बनाया जाएगा, ये जो परमाणु है एक कोने पे, ये सब में शेयर करेगा अपना पार्ट। लेकिन अगर जो बीच में बना दिया जाए तो ये किसी को शेयर नहीं करेगा। या फिर जो फलक पे बना दिया जाए, देखिए बीच में बना दिया जाएगा तो वो तो शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर जो इसके 6 फलक होते हैं, अगर इस फलक पे समझिए कि इस फलक पे बना दिया गया एक, तो ठीक है, इस फलक पे बना दिया गया, तो ये अगर 20 से पोर्शन इमेजिन करें आप, 20 से पोर्शन, तो ये आधा होगा, ये 1/2 में होगा। कैसे होगा, समझिए कि ये एक प्रकार का आपका क्या है, दीवाल है। दीवाल सपोज कि ये दीवाल है, तो दीवाल के में अगर एक आप फुटबॉल या फिर गोली कोई डाल देते हैं, आधा उस भाग में रहे, आधा इस भाग में रहे, ठीक है, तो 1/2 में तो होगा। इसलिए कि अगर यहाँ पे एक और दीवाल आ जाती है, ठीक है, एक और दीवाल, मतलब दीवाल से मतलब है आपका जो घन का फलक होता है, यहाँ पे फलक दिख रहा है, तो ये फलक जब अगर आप फलक में आधे अंदर की ओर एक फुटबॉल डालेंगे और ऊपर से भी एक फलक है, एक आपका घन आ जाए, तो आधा पोर्शन तो इसमें रहेगा, आधा पोर्शन इस फलक में रहेगा, और आधा पोर्शन इस फलक में इस घन में चला जाएगा, ऊपर वाले घन में चला जाएगा। तो ये 1/2 में शेयर होता है। अगर आपके केंद्र पे हो तो वो अकेले रहता है, अगर इसके फलक उलक पे हो तो 1/2 में शेयर होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखिए यहाँ पे आद्य एकक कोशिका, ये तो हमने बता दिया था, हाँ ये था केंद्र एकक कोशिका। जब किसी इकाई सेल या एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, इन्हें एकक कोशिका कहते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, जैसे एकक कोशिका के टाइप्स होते हैं, कभी केंद्र पे स्थित होता है, कभी फलकों पे स्थित होता है। देखिए अतः केंद्र, इसके केंद्रित एकक कोशिका के 3 भागों में बांटा गया है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका। इन तीनों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक ही फिगर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका। इसको देखिए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, सेम वही है जो आपका पहले होता था एकक कोशिका जैसे होता था सरल घन, उसमें भी वही है, लेकिन बस इसमें अकेले एक परमाणु बीच में आया था। तो जो अगर अकेले एक परमाणु बीच में आ जाएगा, अणु एक बीच में आ जाएगा, तो ये किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करेगा, ठीक है, किसी के साथ क्या करेगा, कुछ शेयर नहीं करेगा। तो पहले की भांति ये परमाणु जितने हैं, ये आपस में जितने हैं, ठीक है, ये जितने हैं, तो ये क्या होते हैं, 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 1/8 पार्ट अपना शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 हो जाता है, इसमें 1 होता है। और एक परमाणु ये अकेले है, एक परमाणु ये अकेले है, तो इसमें कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु में। तो पूछ देगा अगर आपसे कि अत्यंत केंद्रित, मतलब जो अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका होती है, तो अत्यंत केंद्रित के अंतर्गत ये देखिए यहाँ पे जो है आपका इसका पार्ट होता है, केंद्रित एकक कोशिका के ये तीनों पार्ट होते हैं। तो पूछ दे कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं, तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे कितना है, 2 होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक केंद्र पे अकेले स्थित होता है, और 2 जो आपके और 3 होते हैं, और आपके 8 होते हैं, वो 1/8वें पार्ट ही शेयर करते हैं इसको, और ऊपर से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर घन बना दिया जाए, एक यहाँ पे अगर ऊपर घन बना दिया जाए, ठीक है, साइड में घन बना दिया जाए,
इधर घन बना दिया जाए, चारों घन बना दिया तो ये सबको में पार्ट अपना शेयर करेगा, ठीक है। 1/8वां पार्ट ही इसको इस घन को देगा, एकक कोष्ठक इस एकक कोष्ठिका को देगा। तो इसलिए 1/8 इंटू 8 कोने होते हैं, तो ये आपका 8 हो गया, सॉरी 1 हो गया, और एक एक बीच में स्थित है तो इसके में क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। तो अंतः केंद्रित में कितनी परमाणु संख्या 2 हो जाती है। फिर बात आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित में क्या होते हैं, फलकों पे, सभी फलकों पे स्थित होते हैं। कितने, सभी फलकों पे भी स्थित होते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, पहले फिगर को हम थोड़ा सा छोटा करके तब समझेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, क्या है फलक केंद्रित, जिसको FCC आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसको समझने वाली चीज़ है। ये आपका पोर्शन तो 8 कोने वाला मालूम हो गया होगा कि हाँ 8 कोने तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके अतिरिक्त इसके फलकों पे भी होते हैं, इसके अतिरिक्त इसके सभी फलक। तो फलक इसके कितने होते हैं, एक घन के फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप घन बनाएंगे तो ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में जो लेफ्ट राइट तो होगा ही, एक दो, और एक इस साइड और एक उस पार साइड, 6 फलक होंगे। सर इसको चलिए मिटा लेते हैं। तो एक तो परमाणु पहले से है 8 कोनों पर, जिसको हमने 1/8 इंटू 8 करके निकालते हैं, एक है। अब देखिए फलकों की बात करते हैं, तो फलक पे अगर होंगे यहाँ पे, अगर फलक को अगर आप ये इस फलक को एक दीवार माने, एक फलक को आप दीवार माने, और इधर से भी आपका कोई एक घन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से भी आपका कोई एक घन जुड़ा हुआ है। तो ये जो पोर्शन होगा तो आधा तो इस फलक में होगा, आधा तो इस घन में होगा, और आधा इस घन में होगा। तो ये 1/2 पार्ट में शेयर होगा, ठीक है। 1 कितने में, 1/2 पार्ट में ये शेयर होगा। तो 1/2 पार्ट में शेयर होगा, और इसके फलक कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1/2, क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, ये जो आपका फलक है, ठीक है। तो अगर फलक पे रहेगा, आप बस इमेजिन कीजिए एक दीवार है, सीधी खड़ी एक दीवार आपको दिख रही है, ठीक है, सीधी खड़ी एक दीवार आपको दिख रही है। इस पर क्या हो जाए, एक फुटबॉल आपने इस पर डाल दिया, ठीक है, एक फुटबॉल आपने इस पर डाल दिया। तो एक पोर्शन, ये जो आधा पोर्शन रहेगा ये तो आपका इस खाने में रहेगा, ठीक है। लेकिन आधा पोर्शन अगर दूसरा कोई घन आएगा ये अपना इधर ले जाएगा, इसलिए कि ये एकक कोष्ठिका की बात हो रही है ना, ये एकक कोष्ठिका, ये जो आपका पदार्थ बना है वो उसकी केवल एक कोष्ठिका है। इसी प्रकार से काफ़ी सारे इसमें कोष्ठिकाएँ हैं, काफ़ी सारी कोष्ठिकाएँ हैं, तो ये सब में शेयर करेगा। तो ये सब में नहीं, केवल एक में, जो आपका इस साइड होगा इसमें शेयर करेगा, जो ऊपर होगा इसमें तो शेयर नहीं करेगा, ऊपर वाला तो ये शेयर करेगा। तो ये केवल इसमें, अगर आप दीवार मान लेते हैं इसको और फुटबॉल डाल देते हैं, तो आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन तो 1/2 में शेयर होता है। जितने फलक वाले पे स्थित होते हैं वो 1/2 में शेयर होते हैं। तो 6 है, तो 6 इंटू 1/2 तो 3 हो गए। तो 3 ये हो गए, और एक पहले से था 1/8 इंटू 8। तो अगर इसमें पूछ दे कि FCC यानी फलक केंद्रित में कितनी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसमें 4 होती है। 3 पहले, 3 ये हो गए, 6 इंटू 1/2 तो 3 हो गए, और एक पहले से होता है, ठीक है, जो कोने वाले दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्या होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। बस आप इसको समझ लेंगे तो आगे इसका आयतन उयतन सब डेंसिटी घनत्व निकालने को होता है। अब देखिए अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका, जब एकक कोशिका के अवयव कणों इनके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित हो तो इसे अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब एकक कोशिका के अवयव कण इसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित हो तो इसे अत्यंत मतलब अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है आपके, ये जो फिगर में कह रहा है कि किन्हीं दो विपरीत, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आप मान लीजिए कि इसको इस जितने भी फलक हैं इसको छोड़ दे अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ दे, जितने भी फलक हैं, ठीक है, 6 फलक हैं, तो 6 को अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, जो ऊपर नीचे हैं, लेफ्ट राइट हैं, और ये जो सामने सामने दिखते हैं, इधर सामने वाला ये बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, ये सामने सामने वाले, तो इसको अभी आप छोड़ दें। तो कह रहा है कि कोने पर तो होते हैं, कोने की बात छोड़ दिए, कोने पर तो होंगे ही। तो अगर किसी दो फलकों पे, दो विपरीत फलकों पे, या फिर इधर हो या फिर इधर हो, ठीक है, अगर ये नहीं हो तो इधर हो या फिर इधर हो, अगर ये नहीं हो तो इधर हो, या फिर जो सामने से दिख रहा है इधर हो, या फिर अंदर मतलब उस टाइप उधर हो, या फिर मतलब कह रहा है कि किसी विपरीत दो फलकों पर ही हो। तो इसमें क्या होगी, इसमें परमाणु की संख्या देखिए 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 तो पहले से रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर दो ही फलक कह रहा है तो दो, अगर दो ही, केवल दो ही फलक कह रहा था, अगर 6 फलक होते तो 6 इंटू 1/2 करते, तो केवल दो ही फलक हो रहा है तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1। इसमें कितनी परमाणु की संख्या होगी, अत्यंत में 2 परमाणु की संख्या होगी। बस आपको यही समझना था, इसमें परमाणु की संख्या आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे का टॉपिक क्रिस्टलीय तंत्र, मतलब इसके तंत्र होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। देखिए क्रिस्टल सिस्टम किसी क्रिस्टल में पाए जाने वाली आद्य एकक कोशिका निम्न प्रकार की हो सकती है। और हमने पढ़ा था कि किसी एकक कोशिका के दो प्रकार से पैरामीटर होते हैं, पहला अक्षीय लंबाई, जैसे आपके पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे आप घन देखे होंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी होती है। तो जिससे अक्षीय लंबाई को ABCD द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा अच्छी कोणों को मतलब उसके मध्य बने कोणों को अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा प्रयोग किया, मतलब दर्शाया जाता है। यहाँ दोनों पैरामीटर के अलग अलग मान के लिए अलग अलग आद्य एकक कोशिका बनी है। कुल निम्न प्रकार के आद्य एकक कोशिकाओं से मिलकर कोई क्रिस्टल बना हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जो आपके जैसे मान लीजिए कि
आपने तो अभी घन देखा, ठीक है, तो घन देखा तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का कोण क्या होगा, सेम होगा। लेकिन काफ़ी सारे क्रिस्टल में, ठोस में ऐसे एकाक कोष्ठिका होते हैं जिसे अल्फा का ये आपका बी का मान बढ़ गया, ठीक है, ए का मान उतना ही है, सी का मान छोटा हो गया, फिर मान लीजिए कि अल्फा का यहाँ पे अल्फा का एंगल बढ़ गया, बीटा का एंगल घट गया, ऐसे काफ़ी सारे कंडीशन हो सकते हैं इसमें। तो वही पढ़ना है हमको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है घन घन आकृति जो क्यूबिक सिस्टम होते हैं। इस विन्यास में 3 अक्षों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों अक्षों के सहारे ही क्रिस्टल की संरचना में पुनरावृत्ति होती है। इसका पुनरावृत्ति होती है तथा पुनरावृत्ति का मध्यांतर सब अक्षों के सहारे एक ही सा होता है। इसमें ए बी सी तथा अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश होता है। इस श्रेणी में साधारण घन, फलक केंद्रित घन FCC यानी फलक केंद्रित घन जिसको कहते हैं, अंतः केंद्रित घन संरचना BBC आती है। इससे क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, चलिए फिगर से माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जितने टॉपिक हैं, चतुष्कोणीय, चतुर्भुज पद्धति, सबको हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पे फिगर आपको फिगर, सॉरी यहाँ पे शायद फिगर नहीं थे, चलिए फिगर के पास हम पहले चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया है क्रिस्टल में। अब देखिए पहला जो था आपका, ठीक है, पहला जो था, सारी चीज़ें आप देख लेंगे, मैं बस बता दे रहा हूँ, आप सीधे सीरियल वाइज आप देख लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, PDF में टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं, ठीक है। घन पद्धति, चतुष्कोणीय पद्धति, समचतुर्भुज पद्धति से यहाँ पे मतलब क्या है, जो भी आपका एकक कोष्ठिका होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घन हो गया, इसमें काफ़ी सारे घन थे, तो एक एक घन का हमें अध्ययन करना है, एक एक घन का किसमें कितने परमाणु हैं, कितने चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में, इसके जो एक घन है, तो एक घन की कभी क्या होता है, हो सके जो घन होता है वो घनाभ टाइप का हो, तो कभी इसका एंगल थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, या फिर जो ए का मान है ये बड़ा हो गया, बी का मान छोटा हो गया। इसी कंडीशन को हम क्या क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, चतुर्भुज पद्धति। बस मैं आपको एंगल्स के हिसाब से, आपको फिगर के माध्यम से एक ही फिगर बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें जो होता है, जो पहला आपका दिया था घन पद्धति, इसमें क्या होता है ABC यानी इन तीनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, और कोण भी 90 डिग्री पे होते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB तो बराबर होते हैं, यहाँ पे A और B। यहाँ पे देखिए ये आपका A हो गया, ये जो आपका A का मान है, ठीक है, ये आपकी ए दूरी दी है, तो A और B, ये A हो गया और यहाँ पे आपका B दिया है, ठीक है। तो A और B के मान तो बराबर होते हैं, लेकिन C का मान क्या होता है, बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिएगा अगर इसको हम A माने हैं, इसको B माने हैं और इसको C माने हैं, तो A और बड़ा, मान लीजिए A और B बराबर हैं, मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर इनकी हाइट और लंबाई चौड़ाई है, लेकिन ये आपका जो C है ये आपका अलग होता है, ठीक है। C आपका क्या है, अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लें, जो इसके एंगल होंगे, तो एंगल क्या होंगे, एंगल सेम होंगे, ठीक है, एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इसी प्रकार से देखिए सारी फिगर यहाँ पे दी हुई है और सारे टॉपिक सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका ये वाला पोर्शन, क्या हो गया, य हो गया, ठीक है, य और र। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके नीचे लिखी हुई हैं, य और र, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको देख लेना है। एग्जाम में पूछ देता है कि हाँ, मान लीजिए कि इसके बारे में बताइए, जो आपका एकांत पद्धति होता है, मोनोक्लिनिक सिस्टम होता है, इसके एंगल को बताइए, या फिर इसके जो यहाँ पे दिया है इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या समान होती है या फिर समान नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें देख लूँगी, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये आप सारी चीज़ें देख लेंगे। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, जैसे एकक कोष्ठिका होती है, इसके घनत्व के बारे में, इसके घनत्व कैसे निकालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसलिए कि वीडियो लंबा हो रहा है और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।